हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। आज हम लोग फिर प्रीवियस IIT JEE मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें दे रखा है ना, डायमेंशंस पूछ रहा है। जैसे क्वांटिटीज़ दिया हुआ है और डायमेंशन पूछा हुआ है। देखो जैसे इसमें 4 क्वांटिटीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो उसमें देखो कि अब हमें ऐसे वाले में ही तुक्का लगाते हैं। कैसे? देखो कह रहे सर तुक्का कैसे, सारा तुक्का थोड़ी लगा सकते हैं। सही बात है, लेकिन हमें कुछ तो आना चाहिए। जैसे देखो इसमें से 2 क्वांटिटी का भी आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि देखो कि तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पता, नहीं निकाल पाओगे। सोचो मान लो कंफ्यूज हो गए तुम फार्मूले में, लेकिन सरफेस टेंशन का पता होना चाहिए या नहीं भी पता है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक एंगुलर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है आखिरी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तुमको पता है, यानी वर्क का ही होता है, फार्मूला नहीं। मतलब कोई भी एनर्जी का डायमेंशन पता होगा। डायमेंशन एनर्जी का सेम ही रहेगा हमेशा, और वर्क का ही डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होता है। उसका होता है m/L/2 T/-2। ये तो सबको याद होता है। अब जेईई मेन का तैयारी कर रहे हो और ये ना याद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद होना चाहिए, नहीं तो फिर हम मानेंगे नहीं कि तुम तैयारी करते हो। ठीक ना? तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और वो किसी भी एनर्जी के लिए ट्रू है, सही है। मतलब सारी एनर्जी का डायमेंशन यही होता है। तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब देखो कि इसमें कौन सा लिस्ट 2 में देखो कौन सा मैच कर रहा है। पहला मैच कर रहा है। तो ध्यान से देखो कि यानी डी का पहला से मैच। अब देख रहे हो पहला और दूसरा ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ तीसरा और चौथा, जिसमें डी का फर्स्ट मैचिंग कर रहा है। यानी एक और हमको पता हो, सिर्फ एक और क्वांटिटी का डायमेंशन हमें निकाल लें, तो फिर हम आंसर लगा के चले आए, है ना। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अच्छा इसमें थोड़ा सा आउट ट्रिकी दे दिया है। सी का भी 2 कर दिया है, यानी लगभग ये भी क्लियर हो गया कि सी का 2 है। तो बचा क्या कि ए और बी का देखना पड़ेगा। तो ए और बी में अब सरफेस टेंशन का तुमको बहुत अच्छे से पता होता है। फार्मूला क्या होता है? F/L। क्यों? क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ यही होता है। तो इसका डायमेंशन पता होता है, कितना होता है? m/L/T/-2। और उसके बाद L का L होता है। L का L मतलब इसका मीटर में यूनिट होती है, तो उसका डायमेंशन L होता है। तो देखो ये L से L गया, है ना। तो यहाँ पे L से L गया, तो यानी L पे 0 हो जाएगा, यानी m/L/0 T/-2। ये है तुम्हारा डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आखिरी से मैच कर रहा है, यानी कि B का तुमको 4 से मैच कर रहा है। अब तुमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अगर तुम निकालना, देखो इसमें ऑप्शन क्लियर हो गया कंफर्म कि सेकंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो क्योंकि 3 ऑप्शन हमने मैच ही करा दिया, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बट अभी तुमको अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का निकालना ही हो तो कैसे निकालते हैं? फोर्स का फॉर्मूला, हाँ, जब बॉल गिरता है किसी विस्कोस लिक्विड में, उसके बाद क्या होता है? 6π/RV। यही है विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे तुम निकालना चाहो तो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, निकाल दो तो ये आ जाएगा। ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इससे निकाल सकते हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ना। सारे का फार्मूला ही बता दूंगा निकालने के लिए। तो इसमें तो तुमको सबका पता ही है। एंगुलर मोमेंटम का होता है L = mRV। और उसके बाद तुम्हारा सरफेस टेंशन का मैंने बता दिया, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का बता दिया। एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ½I⍵²। यहाँ पे मास की तरह ये काम करता है। और अब ये नहीं कह दो कि ये मास ही होता है ना। जैसे देखो I⍵, ½ mr² होता है ना। नो, कंफ्यूज मत होना। देखो ½ I⍵², दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है? ½ mv², है ना। तो देखो m के जगह यहाँ पे I हो गया और v के जगह यहाँ पे एंगुलर स्पीड। ये मैं बताने वाला था, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो ये फिगर दे रखा है, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। बोल रहा है कि ऑल सर्फेसेस शोन इन द फिगर आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस एंड पुलीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। 2 kg मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि पुली और स्ट्रिंग्स क्या हैं? लाइट वेट हैं, मतलब कि मासलेस हैं। और जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। यानी आइडियल केस के लिए मान के चलेंगे हम। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दें इन दोनों का, तो हम आंसर निकाल लें। तो देखो इसमें टेंशन T लगेगा, इसमें टेंशन T। तो इस पर कितना ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा? 2T। टी 2T। और इस पर उसी स्ट्रिंग है तो T ही लगेगा,
है ना। तो इसका मतलब कि अगर ये a एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये 2a एक्सेलरेशन से जाएगा कि नहीं, कैसे, देखो अगर यहाँ पे x डिस्टेंस ये स्ट्रिंग से नीचे जाएगा तो यहाँ पे 2x आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स चलेगा, एक्सेलरेशन भी 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो देखो अब इसके लिए हम लोग लिख दें, इसके लिए मोशन इक्वेशन लिख दो फोर्स के लिए, फोर्स के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो है, देखो इसमें g के फॉर्म में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इसका वेट कितना होगा 4g, और यहाँ पे इसका m इंटू जी इंटू साइन थीटा, यही होता है। तो देखो लिख देता हूँ mg साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, तो हाफ हो जाएगा ना इसकी वैल्यू, हाफ। तो ये बताओ कि 2 दिया हुआ 2 kg, तो हाफ तो गया ना, सिर्फ g बचा, यानी इधर का फोर्स कितना लगेगा g। तो चलो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आएगा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू, इसका मास 4 m इंटू ए होता है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसके लिए लिख दो, तो कितना t माइनस जी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन है और 2 kg, तो m इंटू ए, ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसको 2 से कट करो तो ये गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2। तो देखो ध्यान से इसको और इसको सम कर देंगे, तो यहाँ पे t से t कैंसिल, अब बचा कितना ये 2g माइनस जी, यानी कि 2g माइनस जी इज इक्वल टू 4a प्लस 2a 6a। तो बताओ कि यहाँ पे a इज इक्वल टू g/6 हुआ कि नहीं। ये आया एक्सेलरेशन आपका a इज इक्वल टू g/6, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिला कितना g/6। लेकिन इस ब्लॉक का पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना, ये वाला आंसर करके आओगे, पहला नंबर पे ही ऑप्शन दे देता है, नहीं ऐसा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें, लेकिन दे देगा। तो उस केस में आप गलत करके आओगे। तो यहाँ पे इस बात को समझो कि यहाँ क्या है 2a के बराबर है इसका एक्सेलरेशन, तो 2a यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g/6, तो ये 3 हो जाएगा ना, यानी कि g/3, ये है आपका आंसर g/3। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन इन द फिगर, द आउटपुट वोल्टेज V0, यानी कि ये आउटपुट वोल्टेज V0 पूछ रहा है, यानी यहाँ और यहाँ के बीच में देख रहा है ना। तो पहले हम तो ये देखना चाहेंगे ना कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तो सबसे पहले देखो कि ये कितना इसमें रजिस्टेंसेज जोड़े हैं और सारे सीरीज के फॉर्म में, तो सारे का ऐड कर देंगे, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस देखेंगे तो R इक्विवेलेंट रजिस्टेंस 3300 ही होगा, 3.3 की है ना। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी 100 ओम के 7 लगे हुए हैं, तो यानी कि 4000, ये टोटल कितना आया R इक्विवेलेंट 4000 आ गया, 700 प्लस 3300 4000 ओम। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, करंट V/R, तो V आपका दिया हुआ है 4 वोल्ट अपान इतना, यानी 1 मिली एम्पियर। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली में चला जाता है ना, तो ये ऊपर जाएगा कट के मिली में चला जाता है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 1 मिली एम्पियर आएगा। तो अब बोल रहा है कि V0, तो V0 जो चाहिए वो कितना, 1 2 3 4 5 यानी 500 ओम, अब मल्टीप्लाई बाई करंट R इंटू आई, करंट तुम्हारा 1 मिली एम्पियर का है, तो बताओ यही पोटेंशियल आएगा कि नहीं, 500 वोल्ट, मिली वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट में दिया है कि मिली वोल्ट में दिया हुआ है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.5 वोल्ट। ये है आपका आउटपुट वोल्टेज। होप यू अंडरस्टूड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज Y इफ द लेंथ ऑफ द वायर डबल्ड, यानी कि पहले उसका लेंथ L था, फिर बाद में उसका लेंथ 2L कर दिया गया, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है उसको हाफ कर दिया गया, हाफ, और यंग मॉडुलस विल बी, यानी कि पहले यंग मॉडुलस जो था वही बाद में कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यानी कि फोर्स अपान एरिया इज अपान चेंज इन लेंथ अपान लेंथ L, है ना, ये होता है। इसको और सही से लिख लो, तो तुम लिख सकते हो पहले केस के लिए F1 L1। अच्छा एक चीज तो ध्यान समझो कि ये यंग मॉडुलस ही पूछ रहा है, यानी कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, ये अपने में ही बैलेंस कर लेगा, और वो गामा या फिर वाई सेम आएगा, यंग मॉडुलस सेम आएगा, तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो ये कितना ही आएगा सेम, नो चेंज, यानी कि आंसर विल बी वाई, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ द सबस्टेंस इज, फाई दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सबस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है
hc/λ, यही होता है। और दिस इज द वर्क फंक्शन। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब रहेगी जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है, मतलब निकल जाएगा, इमिशन हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ, वेवलेंथ की। तो यानी कि ये जितना छोटा रहता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखना पड़ता है इमिशन कराने के लिए, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये सबसे छोटा रहेगा तो सबसे बड़ा रखना पड़ेगा, है ना। तो ये लेमडा। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ तुमको कि एज इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन 1240 होता है, इसको याद कर लेना। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें जो वेवलेंथ होता है वो नैनोमीटर में होता है अपॉन लेमडा, ये होता है। तो इसकी वैल्यू तो दे दिया है, यहाँ पे रख दें इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले कैंसिल कर दो। अब देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या हुआ, 1240 नैनोमीटर। इस बात का ध्यान रखोगे अगर तो ये बहुत आसान है। एससी का प्रोडक्ट यानी दोनों कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लिकेशन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में देखा जाए तो क्या होता है कि 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। इसको याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसकी डिवाइड करो तो कितना, 413.33 नैनोमीटर। ये है आपका आंसर, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर किधर गया यार, हाँ सारा इंटीजर में दिया हुआ है, तो 4414 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि n इज इक्वल टू 6। 5वां एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू, मतलब ऑर्बिटल नंबर 6वां रहता है, क्योंकि जब एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो n इज इक्वल टू 1 होता है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो n इज इक्वल टू 2 होता है ना। तो देखो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बता दो, यही है। तो तुम्हें बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए ये बात कि जो क्या नाम है पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है और काइनेटिक एनर्जी 1 टाइम्स होती है। मतलब कि ऐसे होता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो ये होता है फार्मूला, है ना, यही फार्मूला होता है। क्या होता है कि Q1 के कूलम्स लॉ से निकाल रहता है जो Q1 Q2 बाई R, ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी माइनस में। और जब काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं तो क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन 2R। तो ध्यान से देखो कि ये हाफ है ना, इसका मतलब इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो इसको इक्वल आएगा, और मैग्नीट्यूड देखेंगे तब। और यहाँ से भी तुम देख लो, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में रहता है, उस केस में क्या होता है, उसका एनर्जी कितना होता है 6Z/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये माइनस में होती है ना, तो इसी के जस्ट बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो प्लस में हो जाएगी तो इसका माइनस ऑफ ही, मतलब वो प्लस में आएगी, है ना, बाद में प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस में इधर रखेंगे प्लस में आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी इसी का 2 टाइम्स होता है। तो देखो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, इससे सबसे समझ सकते हो इस बात को। तो देखो इसको इधर भेज देंगे, नहीं गलत बात ना, इसको इधर भेज दोगे और इसको इधर, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपान, यहीं पे देख लो, अपान पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। ये है आसान सा क्वेश्चन। और यहाँ पे भी तुम समझ सकते हो कि देखो मैग्नीट्यूड जब देखेंगे तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो इसका इक्वल आ जाएगा। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे Q1 Q2 क्या होगा, E और ZE होगा। न्यूक्लियस का चार्ज ZE और इलेक्ट्रॉन का चार्ज QE, है ना। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पार्टिकल अब देखो ऐसे, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फिर से करा रहा हूँ, अच्छे से बना नहीं डायग्राम, बट तुम समझ जाना, ये ऐसे रहता थोड़ा तो बढ़िया लगता है ना। तो पॉइंट ए पे एक बॉल है, एक पार्टिकल है, और वो पॉइंट बी तक जा रहा है, और ये टोटल है 1 मीटर, और ये वाला है 0.5 मीटर। अब बोल क्या रहा है कि इस पॉइंट बी पर भी बताओ कितना आएगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया है, इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ इसमें। ये तीसरी बार मैं सॉल्व करा रहा हूँ अपने प्रीवियस ईयर्स में, इधर उधर सॉल्व करते हुए, पढ़ाते वक्त, है ना। तो देखो
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लगा दो कोई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी यानी कि यहाँ पे रुका हुआ है पार्टिकल, रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh, h इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब छोड़ो इज इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0.5, इसको उधर भेज दो तो 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा, 0.5 mg। अब बचा क्या इधर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इधर आ गया था वी बी का स्क्वायर, ये गया और ये उधर गया, मतलब कि वी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई जी इज इक्वल टू 10 बोल रहा है और ये 10 होगा तो 1 यानी रूट ऑफ 10, जी की वैल्यू 10, ये तो 1 ही हो गया यानी कि रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये है आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना था, आई मीन मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाई ई इज इक्वल टू, दिया हुआ है ई इज इक्वल टू ई नॉट कास ओमेगा टी माइनस के जेड, यस जेड आई कैप, मतलब ये आई डायरेक्शन में जा रहा है। अब बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेड द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर विल बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इंडक्शन से कंफ्यूज मत हो जाना, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या पूछ दिया सर, बस पेपर में छोड़ के आ जाओ, ऐसा मैंने किया एक बार भाई, कूलॉम चार्ज लिखा था कुछ, एक एग्जाम था आई थिंक CHS का मैं एग्जाम दे रहा था, उस टाइम क्या था कि Q इज इक्वल टू समथिंग C दे दिया था, अब हम C समझ में नहीं आ रहा है कि C क्या है भाई, कूलॉम होता है ना, अब यहाँ पे कोई चार्ज मान लो 10 कूलॉम, अब हम C समझने में नहीं आ रहा है, वहाँ Q इज इक्वल टू N लगाना था, आज भी तक याद है हमको, बस इधर इसको इधर भेज के N निकाल देना था, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ये C की वजह से उसको छोड़ के आया, सोचो। तो ये होता है दिमाग मेरा, कभी कभी वो उल्टा चलने लगता है, पॉपुलर काम ही नहीं करता है ना, वही हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे हम जब B इज इक्वल टू निकालेंगे तो E इज इक्वल टू C ही होता है, जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही देखना है, यानी कि C से डिवाइड कर देंगे तो E नॉट बाई C और उसका कॉस सेम, है ना। और ये देखो ये क्या होता है कि जब वेव अगर x में प्रोपागेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड y में हो, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से z में चलती है भाई, तो ये z में होगी, लेकिन यहाँ पे E, अच्छा हम उल्टा हम समझा रहे हैं कि तीनों अलग अलग प्लेन में चलता है। तो देखो यहाँ पे I है ना, तो इसको J या K इसमें एक ही में दिया ही होगा, J में सारा दिया है इसीलिए क्योंकि ये K में भी हो सकता था, है ना, क्योंकि हमको प्रोपागेशन का डायरेक्शन नहीं दिया है तो ये J में ही दिया है, तो यहाँ पे J वेक्टर I के अलावा कोई और होगा, ध्यान रखना, अगर I में दे दिया तो उसको कभी टिक मत करना, लेकिन यहाँ पे सारा J में ऑप्शन दिया हुआ है, फिर भी समझना J, क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में ही मूव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों का डायरेक्शन अलग होता है और प्रोपागेशन का डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर होता है उन दोनों के, यानी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों प्लेन में चलते हैं। तो ये होगा तुम्हारा आंसर। और उसके बाद तुमको अगर निकालना ही है इसका डायरेक्शन, तो क्या होता है कि 1/मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर ऐसे होता है E क्रॉस B, और ये देता है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ये E क्रॉस B, यानी कि E और B का डायरेक्शन पता हो तो V निकल जाएगा, अगर I और J पता हो गया ना, अब E क्रॉस B करोगे तो J आएगा, यानी V जो है वो Z में चल रहा होगा। तो ठीक है, मैंने तो समझाने के लिए किया था ऐसा, तो होप कि तुम समझ में आया होगा तुमको। अगर ये देखो यानी कि V Z में है, यानी कि ये V है और E तुम्हारा X में है, यानी E इधर है, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा B J में, वही है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप A एंड B रेडियस A कैरिंग करंट ऑफ I, अच्छा देखो एक लूप ऐसे है और एक लूप ऐसे है, अब बोल रहा है कि करंट एक में ऐसे जा रहा है, देखो ये है रेडियस A दिया हुआ है दोनों के लिए, ये है करंट I ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे ही, मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, हैंड कर्ल रूल लगा दो, जैसे कि जब वो सर्कल में घूम रहा हो ना, तो देखो ये है ना ऐसे घूम रहा है ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इससे ये जो ऐसे है
हॉरिजॉन्टल वाला जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा। देखो अंगूठा का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे। और इसका देखो ये तो ऐसे जा रहा है ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी कि जो वर्टिकल वाला है उससे ऐसे जस्ट उल्टा। जो सोया था उसका ऊपर गया, जो सोया खड़ा था उसका इधर गया, है ना। तो देखो ये है बी और ई बी दोनों का सब कुछ सेम ही है, तो बी बी ही आएगा, यानी इसका रिजल्टेंट जो आने वाला है वो b√2 आने वाला है, यही तो आएगा बी रिजल्टेंट बी आर। तो देखो अब b इक्वल टू फार्मूला आपको पता होना चाहिए यार, और इसको याद कर लो तुम, बड़ा आसानी से मैं बता दूंगा। अपान 2I/a, ए मतलब r, I/r, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ। कैसे कि इसका जो सरकमफेरेंस होता है ना 2πr होता है, तो पाई उधर ही कट जाता है, जो यहाँ पे 4π लिखते हैं ना वो कट जाता है। तो ऐसे याद कर लो μ0/2I/a, किसी भी सर्कल के लिए यही होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। और उसके बाद क्या नाम है यहाँ पे, ये जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, जो होता है 4π10⁻⁷ और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है। तो देखो कि यही है ना, तो बस ये b√2 आने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे √2 कर दें ऐसे, r फॉर्मूला के बाद लिख रहा हूँ। अब देखो इसको कट करोगे ना तो यहाँ √2 बचेगा, यानी आंसर आपका जाएगा μ0/2I/a, ऑप्शन नंबर 3, यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ द लाइट ऑफ वेव लेंथ दिया हुआ है, डिफ्रेक्टिंग फ्रॉम अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm is focused on the focal plane of convex length of focal length 100 cm, the width of first secondary maxima, यानी width of first secondary maxima, यानी कि देखो अगर ये मैं सब चिल्लाहट मचा देते हैं भाई, बगल में रहने वाले क्या कर सकते हैं। ये है तुम्हारा स्लिट का सेपरेशन, और ये है तुम्हारी स्क्रीन, और एक कॉन्वेक्स प्लेन पे है जो फोकस कर रहा है, यानी कि ये जो 100 सेंटीमीटर F इक्वल टू दिया था वही डिस्टेंस हो जाएगा स्लिट और स्क्रीन के बीच। सब शोर मचा रहे हैं यार। ठीक है, तो दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, और उसके बाद ए इज इक्वल टू 0.2 mm। mm को अगर हम मीटर में बदल दें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। और क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ तो इसको मैं बनाने वाला था ना। देखो ये है तुम्हारा, तो यहाँ पे तो प्राइमरी मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे ही ऊपर। अच्छा थोड़ा गड़बड़ बन रहा है ना, चलो इसको और सही कर देते हैं। ये है ना, तो देखो फर्स्ट मैक्सिमा यही तो है, यानी कि मिनिमा अगर देखो ये फर्स्ट मिनिमा देख लिया जाए और सेकेंड मिनिमा के बीच का डिफरेंस, यानी ध्यान से देखो तो ये अगर हम निकाल लें y1 और ये निकाल लें y2 और इनका डिफरेंस देख लें, यानी कि y2 माइनस y1, यही है आपका डेल्टा y। और पूछ क्या रहा है आपसे, द विड्थ ऑफ, यानी कि यही विड्थ पूछ रहा है, यही डेल्टा y है ना। तो y इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है n लैम्डा d अपान ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट, जिस स्लिट से लाइट पास कर रही है ना, ये होता है। तो बताओ y1 के लिए इसमें क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, y2 के लिए 2 लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा ये मिनिमा के लिए लिखा जाता है, फर्स्ट मिनिमा के लिए 1, सेकेंड मिनिमा के लिए 2, और उनके ही बीच का ये डिस्टेंस चाहिए हमको, क्योंकि इसका विड्थ पूछ रहा है। क्यों, प्राइमरी और ये सेकेंडरी यानी कि सेकेंड मैक्सिमा का फर्स्ट सेकेंड मैक्सिमा,
यानी कि ये तो प्राइमरी के बाद जैसे सेकंड बन रहा है तो मैक्सिमम यही बन रहा है ना, इसी का विड्थ पूछ रहा है। तो बताओ कि अगर हम लोग ये करने वाले हैं तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, एन मतलब 1 2 है ना, तो सेकंड के लिए ले रहे हैं ना, y2 तो 2 n लेमडा डी बाई ए माइनस 1 n लेमडा डी बाई 2 नहीं ए, तो ये बचा एक ही तो हुआ क्या n, सॉरी इसमें n तो रहेगा ही नहीं ना यार, n की वैल्यू तो 2 और 1 ले रहे हैं ना, तो देखो लेमडा डी बाई ए इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे यार, 400 नैनोमीटर था, 10⁻⁹ लिख देंगे मीटर, और डी इज इक्वल 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में अपान 0.2 इंटू 10⁻³ तो ये 0.2 है ना, तो डेसिमल से डेसिमल गया है 200 और इधर तुम्हारा 3 है -6 हो जाएगा, और ये तो आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन नंबर, हाँ तो ये mm में पूछ रहा है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे mm के लिए, तो 0.2 हो जाएगा ना, 0.2 mm, क्योंकि 0.1 बचेगा तो ये ऊपर लेके चला, इधर लेके चला आएगा, तो 0.2 कौन सा है ऑप्शन नंबर, मैंने कहीं गलत कर दिया क्या, यस ये जब 100 है ना तब 1.00 होगा ना, यानी 1 मीटर होगा ना, ये 1 मीटर होगा ना, यानी 10 का और मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3 ही आएगा, समझ जाओ इस बात को, ये है ना, तो ये -4 करेंगे तो -5 और 2 -3 आएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 mm, ये है आपका आंसर। इतना सब शोर मचाते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है दिमागी, पर कोई बात नहीं, इट्स माई मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किधर गया यार, प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट AC प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न ऑफ द ट्रांसफार्मर 100 and 10 separately. Secondary coil of transformer is connected to 2 series resistance shown in the figure. The output voltage, यानी कि फिगर तुम्हारा यही ड्रा कर दिया है, ये प्राइमरी के लिए है, यहाँ पे लगा दिया है 220 वोल्ट वाला AC ये है, और तुम्हारा ये ट्रांसफार्मर है ना, ये है सेकेंडरी, सेवन किलो ओम, यहाँ पे भी एक दिया हुआ है कितना 15 किलो ओम, और तुम्हारा यहाँ पे पूछ रहा है कि V0 बता दो आउटपुट, यहाँ पे बताना है, यानी कि पहले तो करंट निकालना पड़ेगा हमें, हाँ तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा है हमें नहीं पता, इसका पोटेंशियल पहले निकालना पड़ेगा, तो तुमको पता है ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द ट्रांसफार्मर यानी इन द कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल यानी कि V प्राइमरी अपान V सेकेंडरी इज इक्वल टू N प्राइमरी अपान N सेकेंडरी, यही है ना, और तुमको रेशियो दे दिया है कितना 100/10, यानी कि ये तुम्हारा 100/10 है ये, और इसकी वैल्यू चलो यहाँ पे लिख देंगे यार, तो बहुत कन्फ्यूजन की बात हो जाएगी ना, ऐसे देखते हैं, यानी कि ये प्राइमरी के लिए दिया था ना इतना, तो लिख देते हैं यहाँ पे 220 अपान सेकेंडरी इज इक्वल टू 100/10, ये गया, ये इससे ये गया, यानी कि VS बराबर 22 वोल्ट कम हो गया, क्यों, क्योंकि उसका नंबर ऑफ टर्न्स कम था, तो इसके इंड्यूस्ड या फिर म्यूचुअल हाँ इस पे इंड्यूस्ड ही होता है पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया वो कितना आया 22 वोल्ट, और यहाँ पे देखो 15 k ओम 7 k ओम किलो ओम में है ना, तो आई जो आएगा वो तुम्हारा ये 22 हो गया ना, सीरीज में आ गया, अब इसके देखो ध्यान से सीरीज में आ गया, तो इसमें करंट जो आएगा वो 22 वोल्ट अपान 22 किलो ओम यानी कि मिली एम्पियर में आने वाला है, ये 1 मिली एम्पियर। अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पे V, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, V0 इज इक्वल टू 7 ओम,
इंटू 1 देखो किलो में है, मिली एम्पियर में, तो ये आ जाएगा नॉर्मल यूनिट में, है ना, 7 वोल्ट। ये है आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। देखिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट इज सेम पॉइंट पे ना, एज्यूम द मीन रेडियस ऑफ अर्थ टू बी 6400। चलो सब कुछ दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखते चलूँगा और बताते चलूँगा ना। तो देखो, फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एबव द सरफेस, अगर हाइट h हो तो U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस g स्मॉल m मास ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है अपान r। लेकिन यहाँ पे तो r जो होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g m बाई, यहाँ पे मास नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। तो r प्लस एच का यहाँ पे स्क्वायर होता है, यानी r स्क्वायर होता है तो r प्लस एच। और बोल इनकी वैल्यूज़ दे रखा है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, पहले इसकी दिया हुआ है तो इसको लिख देते हैं। पहले कितना दिया है, किधर गया यार मेरा क्वेश्चन ही मिस कर गया। इस साइड है, दिया हुआ है -5.12 10⁻7 जूल पर केजी। अच्छा, ये तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है वो पर यूनिट मास होता है, यानी कि वो m इधर आ जाएगा, तो ये होगा दिस इज गिवन, है ना। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक में याद करो, U/Q करते हो तो V आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब V इंटू Q करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। समझ में आया होगा। तो देखो ये है, और इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, कितना दिया है भाई एक्सेलरेशन, यार मैं किधर देख रहा हूँ, हाँ 6.4 इंटू 10⁻, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। तो अब देखो कि इनको तो हटाओ इधर, अब ये इक्वेशन अपना समझो, इसके बराबर ये देखो, माइनस ए माइनस कैंसिल, अब ये वाला बचा। अच्छा, इसको डिवाइड करते हैं क्या हम लोग, ये भी गया और ये भी एक चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, यानी कि r प्लस एच यही आएगा भाई। देखो ध्यान से, बड़ा सही कट गया ना, ऊपर गया। अच्छा, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 6400, 1 2 3 मीटर में आ गया, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, ये भी मीटर में आ जाएगा डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारा 5.12 अपॉन 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है मुझे नहीं पता यार, लेकिन अगर इसको (51.2 अपॉन 6.4 कर दें तो 10⁻6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और माइनस कर देंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये दोनों मीटर में ही आएंगे, है ना। तो इसका जब 8 से डिवाइड करो तो 8 6 48 पॉइंट 8 4 जा 6.4 और ये 0.8 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 10⁻6 और माइनस इतना करोगे तो तुम्हारा आएगा 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर की हाइट। ये है तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा ये मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1600 किलोमीटर। होप यू गॉट इट। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। क्या है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट द रूम टेम्परेचर, द टोस्टर इज कनेक्टेड एट 220 वोल्ट सप्लाई, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रिचेज 2.75 एम्पियर द टेम्परेचर अटेंड, यानी कि रूम टेम्परेचर पर 70 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, R1 कितना है तुम्हारा 60 ओम। अब बोल रहा है कि उसका करंट घट के कितना हो गया, करंट काफ़ी कम हो गया, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस अगर R इक्वल टू V/I आई देखेंगे, यही है V220 वोल्ट पे कनेक्टेड है, और उसके बाद करंट घट गया इसका 2.27 एम्पियर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यार, सब डिवीज़न करने वाला मामला गड़बड़ा जाता है मेरा ना।
ऐसे तो डिवाइड होना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है, मोबाइल से देखते हैं अभी जस्ट। ये है आपका, ये आएगा आपका 80 ओम के आसपास, डिवाइड करके देख लेना, है ना। 80 ओम आएगा, यानी कि किसी एक टेम्परेचर पे आया होगा 80 ओम, है ना। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फार्मूला हम लगा देंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का, तो ये R0 होता है ना, R0 एट रूम टेम्परेचर या फिर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो RT हमको सब मिला हुआ है ना, यानी कि ये भी 80 ओम है और ये 60 ओम है, और ये भी दिया हुआ है 1 प्लस ये दिया हुआ है तुम्हारा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, चेंज इन डिग्री सेल्सियस में ही हैं, तो मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर, तो T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस ये है आपका। तो ये अपना मल्टीप्लाई वगैरह करिए 80/60 और इधर आएगा 1 प्लस ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁴t और माइनस इनका मल्टीप्लाई 54 10⁻⁻⁴। तो इसका इधर से जाकर माइनस कर दो यहाँ पे, तो यह 20/60, यस 20/60, और ये है यहाँ पे ये आके प्लस में हो जाएगा 20/60 प्लस 54 इंटू 10⁻⁻⁴ और अपान 2 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज द टेम्परेचर अपना आएगा, और इसको ये कितना आया हुआ है, करीब करीब 1694 डिग्री सेल्सियस। इट्स रियली वेरी लार्ज कैलकुलेशन, यू कैन डू इट। अगला क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, जेनर वोल्टेज लिखते हैं इसको, या ब्रेकडाउन वोल्टेज is used as a voltage regulator as shown in the figure, the current through the Zener diode is, ये दिया हुआ है तुम्हारा डायग्राम, यहाँ पे जेनर डायोड लगाया हुआ है। ये है तुम्हारा 20 वोल्ट और 200 ओम 500 ओम। तो बोल रहा है कि जेनर डायोड यानी कि 10 वोल्ट तक तो ये सहेगा, मतलब अपने तरफ करंट नहीं पास करने देगा, इधर से आएगा ना, लेकिन ब्रेक डाउन कर जाएगा जब 10 वोल्ट पर होगा। तो बोल रहा है कि जेनरल करंट बताना है, तो इधर से तो करंट कुछ फ्लो होगा, मान लो I फ्लो हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तो I जाएगा, लेकिन इधर मान लो कि I1 गया, तो इधर कितना आएगा, I माइनस I1, पर कब आएगा, जब ये 10 वोल्ट से ज़्यादा एक्सिट करेगा, यानी कि चलो जेनर पे ही ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे जब 10 वोल्ट हुआ, तो चलो इसकी बात समझो, यानी यहाँ पे 20 वोल्ट, ऐसे करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, 0 वोल्ट, यानी यहाँ पे भी 0 वोल्ट, क्योंकि सेम कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, तो ये भी 0 ही वोल्ट होगा। अब चीज़ को समझो कि देखो इधर का करंट यानी 10-20, यानी इनके बीच का डिफरेंस, यानी करंट I1 की I कितना होगा, वो 20 माइनस 10 वोल्ट अपान 200 ओम, यही आने वाला है। यानी कि तुम्हारा आएगा 1/20 मिली एम्पियर। इसमें करंट कितना पूछ रहा था, ये IZ पूछ रहा है, एक तरह से IZ यही है, IZ ये है IZ। तो देखो ये आपका इतना आया, ये टोटल करंट है, लेकिन यहाँ पे देखो इनके और इनके बीच का देखो 10, यानी कि I1 कितना आया 10 वोल्ट 0 वोल्ट V/R 500, यानी कि 1/50 एम्पियर, ये है I1। तो बताओ कि IZ तुम्हारा कितना आया है, I माइनस I1, तो I 1/20 माइनस 1/50, यानी कि कर देते हैं 100, 5 माइनस 2 यानी 3/100, यही आया 3/100। अब आंसर कैसे दिया हुआ है, मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो इनमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गया, तो बराबर 30 मिली एम्पियर। ये तो आपको डिपेंड करेगा ना कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, उसमें निकाल लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 थर्मोडायनामिकल प्रोसेस आर शोन इन द फिगर, द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर प्रोसेस A एंड B इज CA एंड CB। प्रोसेस A और प्रोसेस B के लिए CA एंड CB दे दिया है। फिर बोल रहा है कि द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर, अरे ये तो हो गया, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिप्रेजेंटेड एट CP एंड CB। ये सब तो तुम जानते हो, कांस्टेंट प्रेशर पर है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है R।
रिप्रेजेंटेड इसमें बहुत सारा ये दिया हुआ है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे है। तो चलो यहाँ पे क्या नाम है, ये फिगर आपको ड्रा करना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो देखो ये है तुम्हारा, ये बी है 45 डिग्री पर, और ये तुम्हारा ए है, इसका जो है वो tan इनवर्स गामा दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, tan इनवर्स गामा, TAN, tan इनवर्स गामा। बहुत बढ़िया। और किसमें किसके log P वर्सेस log V दिया हुआ है। तो इसको स्लोप से हम चलेंगे और देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आएगा यार, जो काम इस पे किया रहेगा थोड़ा वही आएगा उसका ही। तो देखो log P अपन, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, यहीं लिखते हैं। हाँ देखो इसका हम स्लोप निकालने जा रहे हैं, है ना। तो log P बाई log V इज इक्वल टू tan थीटा होगा। तो tan हम इसका देख रहे हैं, पहले उसका देख रहे हैं ना। तो tan इनवर्स थीटा दिया हुआ है स्लोप ना, गामा, tan इनवर्स गया गामा, यानी गामा इज इक्वल टू, यानी ए भी था ना, तो log P इज इक्वल टू गामा इंटू log, गामा थोड़ा बढ़िया से लिखें भी। अब इसको हम अगर ये लिखना चाहें, यहाँ पे भी P था ना, हाँ, तो तुम यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना कि log P इज इक्वल टू log V के पावर गामा। यस, अब log कैंसिल, एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो आ जाएगा P इज इक्वल टू V टू द पावर गामा उधर है, अगर इधर करेंगे तो V इज इक्वल टू माइनस गामा इज इक्वल टू, अब इस पर डिवाइड करेंगे तो इधर कोई वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। तो इधर तो कोई कांस्टेंट है, CONSTANT, कहाँ फंसे रह जाता हूँ मैं, कांस्टेंट। ये है आपका एक्सप्रेशन किसके लिए, फॉर A। ये है आपका A और ये है आपका B। तो देखो अब स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी बोलो इसको, ये तुमको फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे बता दे रहा हूँ P V टू द पावर अल्फा दे दे और यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे दे, अब बोल दे कि इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी, एग्जैक्ट वर्ड बताई दो पढ़ के, द मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू इसका जो लिखोगे तुम, वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R अपान 1 माइनस अल्फा, ये होता है। तो अब बताओ कि हम यहाँ से A के लिए लिख दें, यहाँ से हम A के लिए लिखें। तो देखो A के लिए जो हम लिखने वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, इतने में लिख देता हूँ। तो बताओ कि CA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV प्लस R। व्हाट इज द R? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R अपान 1 माइनस अल्फा, अल्फा जब पॉजिटिव में था तो माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस गामा हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली तुम इसके लिए भी देखो, सिमिलरली अगर इसके लिए हम निकालना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं निकाल के दिखाना चाहूँगा कि तुम ऐसे ही करोगे सेम, log P इज इक्वल टू अपान log V इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 45 है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है और ये दोनों बराबर होंगे, यानी तुम यहाँ से P इज इक्वल टू V कह सकते हो, यानी P V टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ, इधर से जब इधर आ जाएगा तो इधर कोई वैल्यू बचेगी कॉन्स्टेंट टाइप की, 1 ही मान लो, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे 1 आया, यानी उसी से तुम लिखना चाहो तो B के लिए, यानी सिमिलरली तुम लिखो तो CB इज इक्वल टू CV प्लस R अपान, अब देखो यहाँ पे -1 है तो 1 और ये फिर ये -1 प्लस 1, यानी ये 2 हो जाएगा। हाँ चलो लिख लेंगे 2, इसको भी यहाँ पे नोट करो। ये दो आपको रेशियो मिल गई, और एक और बोल रहा है कि CP और CV है, तो CP और CV के बीच का रिलेशन आपको पता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, वही R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ये तीनों इक्वेशन को देखो, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ध्यान से देखो। तो CP ये जो CP है, हमें लगता है कि ये सबसे बड़ा है,
ये CP, अब कहाँ हम लिखें, चलो यहाँ पे लिखता हूँ यार, देखो लाइन से देखोगे तभी याद आएगा, नहीं तो फिर मैं इधर उधर लिख दिया हूँ ज़्यादा। तो CP लग रहा है सबसे बड़ा है, क्यों? क्योंकि CV प्लस R, देखो इनमें कुछ कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अगर डिवाइड करोगे तो ये छोटा ही आने वाली वैल्यू, यानी इसमें ऐड करेंगे तो ये सबसे नहीं कम छोटी होगी इसके कंपेरिजन में, यानी ये थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें टोटल R से ऐड कर दे रहे हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा ना यार, CP तो सेम ही है सबके लिए, है ना। तो अब ये तो CP सबसे बड़ा लग रहा है, अब उससे बड़ा कौन लग रहा है, देखो ध्यान से, तो ये है हाफ R, और ये हाफ से ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होता है, CP/CV होती है, वो हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होती है ना। इस गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है या फिर 1 होती है, तो बताओ कि आमतौर पे 1 भी नहीं होती है, 1 से ग्रेटर ही होती है। तो देखो यानी कि ये बड़ा ही होगा, यानी ये बड़े नंबर से डिवाइड होगा तो यानी छोटा हो जाएगा, यानी हाफ वाला सही है, यानी CB। अब उसके बाद CA ही तो बड़ा होगा, तब उससे छोटा होगा CB सबसे बेचारा छोटा पड़ेगा। अब देखो कि इसमें ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन बोनस था, इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, बट दिस सीरीज इज करेक्ट, ऐसे सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस आर वेरीज एज। तो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू डाइपोल से क्या होता है, KP cos थीटा कितने एंगल पे है डाइपोल से ना, अपॉन R² होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट की तरफ चलें यहीं में, है ना, चलो मिटाई देते हैं पहले, अगले की तरफ चले। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड एट द हाइट ऑफ टू 5 मीटर। द इम्पल्स ऑफ द फोर्स imparted by the ground body is given by, यानी कि इम्पल्स ही पूछ रहा है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले क्या है कि वो गिर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड है जी, यहाँ पे बॉल गिरा, कितनी हाइट आया आपका 10 मीटर, और ये 100 ग्राम का है तो 0.1 kg, हाँ करने में आसानी रहेगा इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे ना। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये रीबाउंड करके 5 मीटर ही जा पा रहा है, यानी यहीं तक जा पाया यहाँ से, यानी ये रीबाउंड जब किया तो इतना गया 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। क्यों? क्योंकि चलो शुरू से देखते हैं, यहाँ पे इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh 0.1 kg, G 9.8 दिया हुआ है, 10 मीटर हाइट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², m तुम्हारा 1 kg v², यानी ग्राउंड पे v है, यहीं पे v कितना है यही हम लोग निकालने वाले हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पे जी रुका हुआ था, यहाँ से गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी टोटली इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि यही तो रिफरेंस होता है ना, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो देखो ये तो ऐसे ही गया, बचा यही सब, तो v इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, तो 19.6 इंटू 100 10 ये होता है रूट के अंदर, तो 1 ये आ जाएगा 13 आई थिंक 14 मीटर पर सेकेंड। 196 का ये 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14, यानी इतने मीटर पर सेकेंड है इसका, है ना। लेकिन एनर्जी लॉस हो गई, ये तो तुम्हारा इनिशियल के लिए। अब तुम्हारा ये भी आई, क्योंकि यहाँ से यहीं से तो चेंज देखना है ना, यहाँ पे जैसे ही गिरा और वो वापस गया, तो वापस किस स्पीड से गया हमें नहीं पता, लेकिन हमें आने वाला स्पीड पता चल गया, यानी कि इनिशियली जब हीट कर रहा है ये है। अब उसके बाद जैसे ऊपर गया तो ये फाइनल स्पीड से जाएगा, क्योंकि वो कितना 5 मीटर तक जा पाया, यानी कि अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना, फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वहाँ पे जाकर रुक ही जाएगा यार 5 मीटर तक, 5 मीटर तक mgh, तो m से m गया, और उसके बाद g 9.8 ही है, तो v फाइनल कितना आएगा, रूट ऑफ, यहाँ पे देख लो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10, और यार तो यहाँ पे भी तो 2 का मल्टीप्लाई रहा होगा, यस, तो रूट ऑफ 2 कर दो, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा, है ना। अच्छा ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिखा था यार, रूट ऑफ 2 नहीं 14 ही आएगा, कीप इन द माइंड, ये कुछ होगा चेंज, है ना। तो ये 10 और इसका वैल्यू g 10 के आसपास लेंगे ना, तो भी फाइनल भी लगभग 10 आएगा,
आप कहोगे सर वहाँ 9.8 ले लिए, यहाँ पे 10, तो हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं ना, आंसर तक पहुँचना है हमको, फास्ट चलना होता है, एग्जाम में हम टाइम बचाते हैं ना। अब देखो इसमें हम लोग जैसे ही 10 लिए और ये 2 का मल्टीप्लाई 10 10 100 हो गया ना इसमें, तो 10 मीटर। अब देखो कि ये ऊपर की तरफ यानी ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी कि इम्पल्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे इज इक्वल टू भी लिखते हैं, तो क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो ये नीचे की तरफ आएगा तो माइनस में रहेगा ना, माइनस इनिशियल यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वी इनिशियल, ये लिख दो, वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पे 0.1 kg मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल 10 और ये माइनस माइनस प्लस 14, तो ये तुम्हारा आएगा 24, 2.4, यस 2.4 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें तुम्हारा दिया है 2.39। अब देखो कि 2.39 के आसपास कोई दिया भी नहीं है, यानी कि तुम्हारा 2.4 या 2.39 आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। अच्छा ये हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट द मैक्सिमम हाइट, यानी कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए u स्पीड से और ये 30 डिग्री है, तो ये है वर्टिकल भी u साइन थीटा मतलब साइन 30, तो यानी u/2, यानी वर्टिकल ये है और ये हो जाएगा आपका जो भी है u cos थीटा। अभी इसकी ज़रूरत लग नहीं रही है, हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला भी पता है और यहाँ से तुम निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो बिल्कुल, ये तुमको मिल गया है ना। तो देखो v फाइनल काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन लगा दो, v इनिशियल प्लस 2gh, तो h इज इक्वल टू देखना यही ना, इस सब माइनस में होता है, ये जीरो हो जाता है फाइनली, सबसे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम जीरो, यानी यही बचा vi तुमको दे दिया है, तो h इज इक्वल टू क्या होता है vi का स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा तुम कहोगे माइनस, तो ये माइनस में होता है और ये आई के इधर माइनस माइनस सब प्लस कर जाएगा ना, इसमें टेंशन ना लो, तो ये तुम्हारा है u/2 यानी कि u²/4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8g, ये तुम्हारा आया मैक्सिमम हाइट, यानी कि प्रोजेक्टाइल तुम्हारी यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुँची। तो ये बताओ कि यहाँ से और यहाँ का ये डिस्टेंस तो हमको मिल ही गया h, है ना। अब तुमको पूछ क्या रहा है इसमें कि एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो एंगुलर मोमेंटम mr/v होता है। तो देखो हॉरिजेंटली में जब चलेगा तो u cos 30 की वैल्यू 3/2 यानी u/2 √3, तो ये है तुम्हारा हॉरिजेंटल स्पीड, यानी यहाँ पे हॉरिजेंटल स्पीड इसकी होगी u √3/2, हाँ यार हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो बताओ कि इसका मास अगर m है और r तुमको मिल ही गया कितना u²/8g मल्टीप्लाई बाई u √3/2, तो 816 हो जाएगा, यानी कि m u3/16g। ऑप्शन थोड़ा देखा जाए तो मैच करा लिया जाए, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा आंसर सही भी होगा गलत, है ना लेकिन ऐसे क्यों भाई, आंसर तो सही होना चाहिए। हाँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मैचिंग विद इट, ये आगे दिया हुआ है, बस इतना ही का अंतर है, बाकी सही है ना। तो समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अरे यार ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, इसका ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट पे मिलेगा उसका, और वहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, क्योंकि वो एम आर भी साइन थीटा होता है, तो हम लोग सीधे सीधे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेंगे, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट विच टेम्परेचर द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट, यानी कि टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है कितना 47 डिग्री सेल्सियस, और जब थ्योरी ऑफ काइनेटिक गैसेस का करोगे ना तो उस केस में हमेशा केल्विन में चेंज कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ही चलता है। तो 273 ऐड कर दो इसमें, तो लगभग आ जाएगा 320 केल्विन में चेंज करोगे ना, तो केल्विन में आ गया। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, RMS इज इक्वल टू 3RT/m, ये होता है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम जो भी है ना, और R गैस का यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, तो दोनों के लिए सेम ही है, RMS सेम ही है दोनों के लिए, यानी कि चलो हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं 3h अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रूट ऑफ फॉर ऑक्सीजन, सेम ही है ना, RMS सेम है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू m ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इसकी ये कैंसिल, रूट भी कैंसिल ही, TH इज इक्वल टू देखो ध्यान से, तो T0 अपॉन m0 मल्टीप्लाई m ऑफ h, तो देखो T0 तुम्हारा 320 केल्विन अपॉन m0 16 2 32 फॉर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, ना कि 4, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा 16 और 16 2 यानी कि
20 केल्विन ऑफ द टेम्परेचर विल बी फॉर हाइड्रोजन एटम। कम होगा, काफ़ी कम होगा क्योंकि वो हल्का है तो तेज चलेगा ना। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सीरीज LR सर्किट कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ इज इक्वल टू 25 sin 1000 t वोल्टेज पर मीटर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यार, ठीक है, वोल्टेज ही होगा। हाँ, अब उसके बाद बोल रहा है कि द पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई तो होता है या फिर R/Z होता है, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस इज इक्वल टू दे रखा है कितना 1/√2, यही दिया हुआ है। तो द सोर्स ऑफ EMF चेंज, अगर E चेंज हो गया यानी E तुम्हारा चेंज होके कितना हो गया, यहीं पे 2000 हुआ है और कुछ नहीं, देख लेना, दिख जाएगा, बस इतना ही हुआ है। अरे भाई सब चेंज हुआ है, रुको लिख देते हैं ना, 20 sin 2000 t वोल्ट, है ना। तो अब बोल रहा है कि द न्यू पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, तो इससे और इससे देखो ध्यान से, तो फाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है इतना, है ना। तो देखो, और देखो तुम्हारी सर्किट जो दिया हुआ है वो L और R है ना, तो उसका मतलब कि जो इसका इम्पीडेंस का हम अगर ग्राफ ड्रा करें तो अगर ये R होगा तो ये L और R ही है ना, हाँ ये है L XL मतलब ओमेगा L, है ना, और ये R, और यही तुम्हारा फाई है। तो बताओ कि 10 फाई इज इक्वल टू, यहीं से देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओमेगा L/R, इसकी वैल्यू 45 10 45 की वैल्यू 1 ओमेगा L/R यानी इज इक्वल टू ओमेगा L, R इज इक्वल टू, फॉर फर्स्ट केस के लिए देखो तो यार यही होता है ना E0 साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है ना 1000, तो यानी कि R इज इक्वल टू कितना 1000 L। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस LR सर्किट। रेजिस्टेंस भी मिल गया तुमको कि 1000 टाइम्स ऑफ L है ना। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है यार, पूछ रहा है पावर फैक्टर ही पूछ रहा है ना। तो सेकंड जब EMF है यानी कि ओमेगा तुम्हारा चेंज हो जा रहा है, ओमेगा जब चेंज हो रहा है तो ओमेगा फिर से यानी जो नेक्स्ट R बन रहा है वो कितना बन जा रहा है, इससे हम लोग नहीं निकालेंगे ना भाई, इससे थोड़ी हम निकालने वाले हैं अब। तो यहाँ पे तुम्हारा, हाँ इससे थोड़ी निकालेंगे यहाँ पे, ये तुम्हारा ओमेगा न्यू वाला ओमेगा है, हाँ 2000। तो देखो अब न्यू इम्पीडेंस कितना आएगा, Z इज इक्वल टू √R² अप्रॉक्स L², तो L ओमेगा L XL², तो ओमेगा L का स्क्वायर, तो देखो ओमेगा यहाँ पे 2000 L का स्क्वायर, और R की वैल्यू यहाँ से तुमको पता है पहले केस में कि निकाल चुके हैं हम लोग कितना, तो ये है Z इज इक्वल टू 1000 L का होल स्क्वायर और 2000 L का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से तुम लोग स्क्वायर फॉर्म में है तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं 1000, 5000 5 अंदर आ जाएगा ना, हाँ 1000 L और रूट के अंदर 5, यही आने वाला है, ये इम्पीडेंस है। तो बताओ कि अब जो न्यू वाला आने वाला है वो न्यू इम्पीडेंस निकल के आया, न्यू इम्पीडेंस, तो cos फाई इज इक्वल टू R/Z, R हमको पता है इस सर्किट का इतना है, और Z तुम्हारा 1000 L √5, यानी कि जो ये है 1/√5, ये आएगा आपका, ये है आपका आएगा पावर फैक्टर, न्यू पावर फैक्टर इतना आएगा 1/√5, ऑप्शन नंबर 3। चलिए जय हिंद, थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन में सेक्शन B सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में।